डूम्सडे, जो मार्वल का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 4 टीजर आ चुके हैं। द हाइप फॉर दिस इज थ्रू द रूफ। सिनेमाकॉन में इसका ट्रेलर दिखाया गया था। ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि डायरेक्ट सीक्वल यानी कि डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है एवेंजर्स एंड गेम का। पर प्रॉब्लम यह है ना कि डूम्सडे तक पहुंचते पहुंचते मार्वल ने इतनी कहानियां सुना दी है ना, इतने सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, इतने टाइमलाइंस है और मल्टीवर्स भी खोल दिया है। और अगर आप सीधा डूम्सडे देखने जा रहे हो ना, तो मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो इन दिस सीरीज हम करने वाले हैं फुल मार्वल ब्रेकडाउन, फेज 1 से लेके करंटली रनिंग फेज 6 तक। हर मूवी हर शो का रिकैप भी होगा, रिव्यू भी करेंगे, छोटा मोटा मेरी टिप्पणी भी होगी उसमें। जो जो चीजें अच्छी लगी, जो जो बुरे लगी, वो मैं थोड़ा बहुत पॉइंट आउट करूंगा, थोड़ा ट्रिविया भी दूंगा, थोड़ा मजा आएगा, ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। रिकैप को सिर्फ रिकैप नहीं, थोड़ी बहुत बकचोदी भी होगी, पर नहीं, एंड में हम पूरा MCU का टियर लिस्ट भी बनाएंगे भाई साहब। ये है पार्ट 1 जिसमें मैं फेज 1 कवर करूंगा। दिस इज रोड टू डूम्सडे पार्ट 1। लेट्स गो। शुरू करते हैं हम पहली मूवी से जिसने ये सब स्टार्ट किया, आयरन मैन 2008। रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग इन द MCU, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। मूवी फन वी में शुरू होती है, इसके हाथ में विस्की का ग्लास है और मस्त बढ़िया से गाना वाना चला के पार्टी कर रहे हैं और यहाँ बम फटता है। गाड़ी में जितने भी थे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारे मर जाते हैं और ये बाहर भाग के पत्थर के पीछे छुपने जाते हैं और उसी की कंपनी का मिसाइल उसको उड़ा देता है। कट टू एक पूरा मोन्टाज दिखाते हैं अबाउट टोनी स्टार्क, जीनियस किड ग्रोन टू स्टेप ऑन टू हिज फादर शूज एट स्टार्क इंडस्ट्रीज हु मेक्स मिलिट्री वेपन्स, मिसाइल्स, रोड्स। यहाँ पे एक अवार्ड फंक्शन चल रहा है और यहाँ पे होती है रोड्स की एंट्री। प्री केव जो था ना, वो प्री केव वाला टोनी स्टार्क बहुत कम देखने मिलता है, इसमें देखने मिलता है और हमको शायद आयरन मैन 3 में एक बार देखने मिलता है। अवार्ड देने के लिए टोनी नहीं है तो उसका पार्टनर जो है ओबेडाया स्टेन, पापा उसके स्टार्क इंडस्ट्री चलाते थे तब से इसका पार्टनर है कंपनी का, तो अभी भी इसका पार्टनर ही है। टोनी का अवार्ड ये ले लेता है ओबेडाया स्टेन क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत इसका इंटेंशन समझ में आता है डायलॉग से। Well, I'm not Tony Stark, but if I were Tony, I would tell you how honored I feel. और यहाँ पे हमें हैप्पी दिखता है। बाय द वे इसी बंदे ने डायरेक्ट की है। हैप्पी उसको अवार्ड देता है और ये किसी भी रैंडम बंदे को पकड़ा के चला जाता है। टोनी को एक वैनिटी फेयर की रिपोर्टर अप्रोच करती है और ये इंटरव्यू में थोड़ी सी टोनी की ना फिलोसफी जानने मिलती है और वो मानता है कि वो जो मिलिट्री के वेपन्स बनाता है वो अच्छा काम कर रहा है और हैविंग अ बिगर वेपन देन योर एनिमी वाज हिज डैड्स फिलोसफी, और ये भी यही मानता है। दिस इज अ रियली गुड कन्वर्सेशन ऑन हाउ द कैरेक्टर फील्स अबाउट हिमसेल्फ एंड इट्स आइडियोलॉजी। और टोनी तो होता है औरतों का शौकीन। Let's just say he answered a lot of questions, but she was the only one who was saying yes, yes, yes. Pre-cave Tony was a menace. अब आता है बढ़िया मजा क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग में she wakes up to Jarvis voice greeting him good morning। और ये जो है ना, ये 2008 में हाई टेक फ्यूचर कॉन्सेप्ट, ये सब देखने में ना बचपन में मेरे को बहुत मजा आता था भाई। ये मतलब ऐसा अपना होगा फ्यूचर। हो गया मैं 30 साल का, इतना अच्छा नहीं आया है पर वीआर आ गया है। टोनी स्टार्क का मालिबुल वाला मेंशन का ड्रोन शॉट है बढ़िया वाला। बाय द वे दिस मूवी वाज शॉट ऑन 35mm फिल्म एंड इट लुक्स ग्रेट भाई। फिल्म में क्यों शूट नहीं करते मार्वल वाले यार? फेज 1 के सारे ही मूवी शायद शॉट ऑन फिल्म है, मैं चेक करके बताता हूँ तुमको, मैं पांचों यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे होती है पेपर पॉट्स की एंट्री। आई थिंक देयर रिलेशनशिप्स फ्रॉम दिस सीन टू द एंड गेम वेरी वेरी कंसिस्टेंट। इट फील्स सो गुड टू सी द काइंड ऑफ डेडिकेशन एक्टर्स गो थ्रू ओवर द इयर्स एंड कीप द केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन स्टिल थ्राइविंग। टोनी और रोड्स अपने प्राइवेट जेट में एक वेपन डेमो के लिए जा रहे हैं अफगानिस्तान। बट आई डोंट नो भाई, ये पुराना रोड्स है ना, ही हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल भाई। यही वाला एक्टर रोड्स रहता तो आई वुडंट हैव माइंड। आई लव द बैंटर ही हैज विद टोनी व्हिच इज वेरी नेचुरल। उसका ऑरा जो है ना वो मिलिट्री वाला ऑरा है, उसके मुंह से डिसिप्लिन झलकता है ऐसा। दिस रोड्स वुड हैव आल्सो किल्ड इन द वॉर मशीन सूट भाई। मजा आ जाता देखने में इसको। रोड यहाँ पे इसको समझा ही रहा है कि ज्यादा मत पी भाई, रोड पे बिजनेस मैन। कट टू यहाँ पे होती है वेपन प्रेजेंटेशन एंड दिस शॉट इज वेरी कूल भाई। मजा आ गया है देख के वापस से। इस वेपन का नाम है जेरिको। वेपन प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होता है, बढ़िया से अपना विस्की का ग्लास उठाता है और हमवी में निकल लेता है जिसको वो फन भी बोलता है। दिस इज वेयर द कोल्ड ओपन स्टार्ट जो हमने शुरू में मूवी में दिखाया गया था। आयरन मैन और AC/DC तो इनसेपरेबल है भाई, वो फील ले देता है आयरन मैन का। AC/DC का बैक इन ब्लैक यहाँ पे बैकग्राउंड में चल रहा है और बढ़िया से अच्छे से देख लो क्योंकि दिस इज द ओनली टाइम यू आर गोइंग टू सी हिम दिस फ्री and at peace. He jokingly tells him to not throw any gang signs. और यहाँ पे होता है मिलिट्री कॉन्वॉय पे हमला। टोनी भाई गाड़ी से निकलते हैं और यहाँ से बचाते बचाते पत्थर के पीछे कवर लेते हैं और फिर अपने नोकिया के कॉन्सेप्ट फोन से इमरजेंसी SOS लगाते ही हैं और फिर उसी के सामने उसी का माल लपेट के सूट समेत वापस मिलता है और यही मिसाइल से टोनी स्टार्क के छाती में वो छोटे छोटे कंकड़ घुस
जाते हो, श्रापनेल बोलते हैं उसको। कट्टू पता चलता है कि दिस ग्रुप जिसने टोनी को किडनैप किया है वो है 10 रिंग्स। आपने अगर मार्वल देखा है तो आपको पता ही होगा कि 10 रिंग्स क्या है, ठीक है, वो आगे जाके हम बताएंगे, ठीक है। टोनी एंड्स अप इन अ गेम विद येंसन एंड रियलाइजेस हिज लाइफ्स वर्क इज बेसिकली अ विलन ओरिजिन स्टोरी। चेस्ट में मैग्नेट लगा हुआ है, बैटरी से कनेक्टेड है, एंटर लेजेंड हो येंसन। बाय कामली बोलता है कि ये मैग्नेट तेरे हार्ट को बचाने के लिए दिया है हमने। वो मैग्नेट है ना तेरे दिल में जो कंकड़ है वो घुसने से बचा रहा है, तो वो तुमको बचा रहा है, वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है, मत करो कुछ। 10 रिंग्स यहाँ पे आते हो, बोलता है कि मिसाइल बना, नहीं तो तेरे को मिसाइल बना के उड़ा देंगे, ठीक है। टोनी तो ऐसा मतलब फालतू बंदा नहीं है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग है, इज लाइक तो ये मिसाइल नहीं बनाता है अपने लिए, तो ये बनाता है सबसे पहले एक आर्क रिएक्टर और बनाता है एक बढ़िया वाला Mark 1 सूट। एस्केप के टाइम येंसन समझ जाता है कि इसका बचना मुश्किल है और ये अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि टोनी के सूट को पावर दे सके। टोनी फुल बढ़िया रेज मोड में आता है और सबको उड़ा देता है, ब्लास्ट करता है, पूरा कैंप ब्लास्ट कर देता है और वहां से उड़ जाता है और यहाँ पे डेजर्ट में होता है उसका क्रैश लैंडिंग। फिर होती है एंट्री भाई की जेम्स रोड एके रोडी और उसको क्लासिक डायलॉग चिपकाते भाई आगे स्वाद। टोनी कैलिफोर्निया पहुंचता है, सबसे पहले तो चीज बर्गर खाता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है। अब वेपन्स का दुकान बंद करो, अभी अपना आंख खुल गया है, हम अच्छे बन गए, ठीक है। सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं और सबसे ज्यादा शॉक तो अपना ओबेडाया स्टेन जो इनका पार्टनर है, ठीक है, उनकी तो लग गए। टोनी वर्कशॉप में जाता है, फुल गीक मोड ऑन होता है विद जाविस। फिर से लाजवाब होलोग्राफिक वीएफएक्स आते हैं, आई लव इट कि ओ हो ये हाथ हिला रहा है, ऐसे कर रहा है। तो अभी तो नया नहीं है ये सब, पर पहले तो इतना 2008 में क्या लगता था भाई कि ओ हो क्या कर रहा है ये, ओ माय गॉड टूट रहा है, गाड़ी फोड़ रहा है, लैंडिंग नहीं हो रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। यहाँ पे होता है फुल वर्कशॉपिंग। उसके हाथ और गले को देखोगे ना तो उससे पता चलता है कि इसका सूट जो है ना अभी भी परफेक्टली फिट नहीं करता है। ये मैंने पहले नहीं देखा था भाई। द आइकॉनिक हेड्स अप डिस्प्ले एंड हिम टॉकिंग टू जार्विस भाई दिस इज बनाते बनाते कलर सोच रहा है उसके सामने रेड और गोल्ड गाड़ी है, उसी से इंस्पायर होके वो बनाता है आइकॉनिक Mark 3। इसका रिएक्टर है ना वो भी अपग्रेड हो जाता है, ओल्ड वाला दे देता है वो पेपर को, पेपर पॉट्स उसको फ्रेम करवा देती है और दिस इज लाइक द मोस्ट परफेक्ट गिफ्ट टोनी कुड गेट। टोनी रैंडमली बैठा होता है घर में और इसको एक पार्टी में जाना है तो बोलता है कि अब मैं इस पार्टी में जाऊंगा, तो वो अपने पार्टी में जाता है और यहाँ पे इसको मिल जाता है शील्ड का मिस्टर कोल्सन। इट इज अमेजिंग, कहीं मतलब पहली 2008 की मूवीज इन लोग सेटअप करना शुरू कर दिए थे। फिर टोनी और पेपर का बढ़िया डांस होता है, थोड़ा सा माहौल गर्म होता ही है और फिर ये लोग चले जाते हैं बाहर हवा लेने के लिए और यहाँ पे ज्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। टोनी को यही पार्टी में पता चलता है कि उसके वेपन्स जो अभी भी गलत हाथों में जा रहे हैं। ही कन्फ्रंट्स ओबेडाया और यहाँ पे मामा ही निकलता है शकुनी और पता चलता है कि इन्हीं प्यारे पार्टनर ने 10 रिंग्स के साथ मिलकर टोनी का किडनैप करवाया था। द प्लान वाज टू किल हिम। पर अपना भी लौंडा कम थोड़ी ना, एडवर्सिटी से बाहर निकलकर और ताकतवर निकलता है। बढ़िया वाला शॉट है ये कि मतलब कुछ एक्शन होने वाला है और न्यूज में यहाँ पे चल रहा है कि गुलमीरा में जो है वो आतंकवाद हो रहा है। सीधा सूट निकालता है एंड द मोस्ट iconic, the legendary suit up scene which made suit up scenes famous. I can watch this on repeat. It is so satisfying. Background music तो एक नंबर बनाना। Perfect. Everything down to the last minute details. टेररिस्ट को बहुत ही फ्लॉलेसली डिस्ट्रॉय करता है, सिविलियंस को बचाता है एंड दिस इज द मोमेंट टोनी स्टार्क फुल्ली बिकम्स आयरन मैन। और वापस आते वक्त यूएस मिलिट्री उसको एनिमी समझ के F-22 रैप्टर्स भेज देती है। टोनी पैनिक में रूडी को कॉल करता है, उसको बोलता है भाई यार मैं ही हूँ वो, और यहाँ पे सबसे पहली आइडेंटिटी रिवील करता है वो रोड्स को। एंड दिस शॉट्स लुक रियली गुड, द फ्लाइट सीक्वेंसेस, द VFX, द होल थिंग, द होल सीन लुक्स रियली गुड फॉर अ 2008 मूवी। भाई इन लोग कैसे कर रहे थे, कितना बढ़िया VFX लग रहा है भाई, टॉप नॉच। और यही टाइम पे मतलब मार्वल है ना, यही टाइम पे लोन पे ये सब मूवीज बनाया था। और नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि ओबेडाया स्टेन ही मास्टर माइंड है। ओबेडाया और 10 रिंग्स की यहाँ पे होती है मीटिंग और यहाँ पे पता चलता है कि उसका पुराना सूट जो है वो उन्होंने बचा के रखा है और यहाँ पे ओबेडाया के रियल इंटेंशंस पता चलते हैं। इसको चाहिए पावर और कंपनी का कंट्रोल और यही सूट लेके जाके अपना ही सूट बना लेता है आयरन मॉन्गर। बस आर्क रिएक्टर नहीं बना पाता वो बड़ा सा मिनिएचर, क्योंकि टोनी जितना जीनियस कोई नहीं है। और आता है आइकॉनिक डायलॉग, Tony Stark was able to build this in a cave.
यहाँ पे एक बहुत फनी सीन था, ठीक है। पेपर है ना सारा डेटा लेने जाती है, टोनी उसको बोलता है कि मैं तो नहीं जा सकता, सब जो डेटा है वो तू जाके लेके आ, ठीक है। शिप प्लग्स इन द पेन ड्राइव और ये कंप्यूटर खोलती है और ये फोल्डर के नाम देखो भाई, ऐसे नाम कौन रखता है भाई, टॉप सीक्रेट, अल्ट्रा सीक्रेट। शी मैनेजेस टू गेट द डेटा। यहाँ पे लकीली कोल्सन होता है और उसको बचा लेता है। एंड देन ओबेडाया डॉट डाया होके टोनी का दिल छीन ले। उसके पास वो एक टेक्नोलॉजी है जिससे उसका खून वून आने लगता है, पैरालाइज हो जाता है बंदे। 10 रिंग्स को मिलने गया था तभी भी उसने यही चीज यूज की थी। टोनी ऑलमोस्ट मर जाता है बट लास्ट मोमेंट पे वो अपना ओल्ड रिएक्टर यूज करता है जो पेपर ने सेव किया था। उसको रोड्स आता है हेल्प करने के लिए एंड ही पुट्स ऑन हिज ओल्ड रिएक्टर इन, सूट पहनता है बढ़िया से और निकल लेता है। एंड दिस सीन जो है ना, यहाँ पे रोड्स बोलता है नेक्स्ट टाइम। दिस जस्ट ब्रेक्स माय हार्ट। द ओनली लेसन आई लर्नड हियर इज देयर इज नो नेक्स्ट टाइम, ग्रैब द चांस नाउ। पॉट्स पहुंचती है कुछ शील्ड के एजेंट्स को लेकर। ओबेडाया अपना आयरन मॉन्गर सूट पहनता है बट दिस सीन लुक्स ऑफुली सिमिलर टू वन शॉट ऑफ एवेंजर्स जहां हल्क और नताशा की पकड़म पकड़ाई चल रही होती है ना, वही वाला भाई। मैंने बहुत आईएलएम वीडियोस देखे बचपन, रोड में से निकलता है और उसको उड़ाने वाला था और टोनी स्टार्क उसको बचा लेता है। और यहाँ पे होता है फुल आर्मर वॉर। ये रोड वाला सीन है ना, थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मर्स का वीएफएक्स वाला फील दे रहा था, तो फिर भी फाइनल क्लाइमैक्स के वीएफएक्स इज टॉप नॉच। आई इज रियली गुड फॉर 2008 भाई। आई वाज शॉक्ड कि 2008 में इतना अच्छा वीएफएक्स चलता था। सम ऑफ द शॉट्स स्टिल होल्ड्स द स्टैंडर्ड ऑफ वीएफएक्स। आई मीन लुक एट दिस, व्हेन आयरन मॉन्गर थ्रोज हिम इनटू द बस, पूरा अंदर चला जा रहा है भाई। इट मस्ट बी प्रैक्टिकल पर फिर भी कितना अच्छा लग रहा है। एंड वो वेट पता चलता है कि हाँ उन लोगों के सूट बहुत भारी है। फर्स्ट टाइम लेजर ब्लास्ट छाती से निकालता है, बढ़िया। एक कार में ऐसा वो लोगों को बचा रहा रहता है, बहुत मजा आया भाई। आई लव द एक्शन कोरियोग्राफी। फिर उसको हवा में लेके जाते हैं और नाउ टोनी नोस कि यहाँ पे आइसिंग प्रॉब्लम होने वाली है। How'd you solve the icing problem? यहाँ पे ऐसा फील होता है कि हाँ चलो फाइनल बॉस अभी खत्म हो गया, और अचानक से फिर वापस से पीछे से आता है। टोनी वीक हो जाता है, पावर भी बहुत ज्यादा लो है क्योंकि 3% था, वो पूरा थ्रस्टर्स में निकाल दिया। टोनी तो जीनियस है, उसको 1 सेकंड में आइडिया आ जाता है कि एक और चीज कर सकते हैं। नीचे का बड़ा वाला आर्क रिएक्टर है ना, उसको ओवरलोड कर दे। पेपर पॉट्स को भेजता है ओवरलोड करने के लिए। यहाँ पे होता है बूम, एनर्जी सर्ज, पूरा स्टेन खत्म। इधर एंडिंग में बढ़िया ही माइक ड्रॉप मोमेंट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी जाता है, मतलब ऐसा बोल देना कि बॉडीगार्ड था सूट में, तू नहीं था, ठीक है, तू आयरन मैन नहीं है। टोनी फिर अपने ही मूड में जाता है। He says the most iconic shit ever. I am Iron Man. इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा है कि टोनी घर आता है, पूरा अंधेरा है, एक बंदा वेट कर रहा है। इसका नाम है निक फ्यूरी, जिसको निभाया है सैमुअल एल जैक्सन ने। बोलता है यहाँ पे कि मिस्टर स्टार्क, you have become a part of a bigger universe. Avengers Initiative. It's a good movie. The story is good. It is a well shot movie. The characters are good. Overall, a great watch. Next, go to the next movie, The Incredible Hulk. Long before he was Professor Hulk wearing cardigans, Bruce Banner was a fugitive in Brazil, played by Edward Norton. और ये मूवी भी बहुत अच्छे से शूट की गई है, बहुत ही डार्क टोन रखा है मूवी का। This movie is a wild ride that feels way more like a gritty chase thriller than your typical MCU flick. They skip the traditional origin story. ठीक, opening credits gives us a montage of a failed experiment. General Thunderbolt Ross was trying to recreate the Captain America super soldier serum. Bruce Banner thought they were just making humans immune to radiation. He tests it on himself, goes green, hospitalizes Betty Rose and flees. हमें ब्रूस मिलता है एक बॉटलिंग फैक्ट्री में रियो डे जेनेरियो में। यहाँ पे अपने को टेक्स्ट आते रहता है पूरे मूवी में, पता नहीं क्यों। 158 days without an incident. ये स्टैट मुझे नहीं लगता मूवी में कभी भी कुछ भी हेल्प किया। He's learning Portuguese, taking jujutsu lessons to control his breathing and chatting with a mysterious scientist online named Mr. Blue. Catalyst ये मूवी का कि Bruce cuts his finger at work and a single drop of gamma infused blood falls into a soda bottle. The soda ends up in Milwaukee where it's drunk by a man played by Stanley, who gets gamma sickness. This leak also allows General Ross to track Bruce down. Ross sends a tactical team led by Emil Blonsky, played by Tim Roth. बंदे ने बढ़िया काम किया है मूवी में। एडवर्ड नॉर्टन भाई ने भी अपना फुल लगाया परफॉर्मेंस। बंदा भले कैसा हो पर उसने एक्टिंग बढ़िया की है इसमें। They corner Bruce in the factory. We get a first real look at the Hulk in the shadows and he absolutely wrecks the team. Blonsky एकलौता सर्वाइवल होता है इंसिडेंट का। Here he becomes absolutely obsessed with that kind of power. Bruce heads back to the US to find his old research. He reunites with Betty Rose. ये Betty Rose मुझे थोड़ी सी annoying लगी पूरे पिक्चर में भाई। इतना I don't know, I think it's the dialogue delivery. Bruce, I don't understand why we can't just go in there together and talk to him. Of course. I need to take a bus. Well, at least let me walk you to the station. Please don't do this. It's okay. It's
It's okay. who is now dating a guy named Leonard Samson. In the comics, he becomes the Gamma-powered Doc Samson, and it is played none other than Come with me. Please. रॉस एंड बलॉन्स्की कैच अप टू देम एंड द यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे भी बढ़िया सीन आता है, मिलिट्री वाले आ रहे हैं, हल्क का बढ़िया सीन है, यहाँ पे तोड़ फोड़ करता है। And this is where we see the sonic cannons, tech that Stark Industries actually helped develop. Bolonsky इस इंसिडेंट से पहले वो जो सुपर सोल्जर सीरम का जो प्रोटोटाइप था वो ले लेता है, tries to take Hulk 1-on-1, और यहाँ पे हल्क उसको उसकी औकात याद दिला देता है। Is that all you got? Hulk kicks Bolonsky so hard he breaks every bone in his body. In any other movie, he would be dead. And because of the serum, एक दिन में सारी की सारी हड्डियां healed. Bruce and Betty head to New York to meet Samuel Stearns, Mr. Blue. He tries a cure that suppresses the Hulk. और यहाँ पे रिवील होता है कि he's been culturing Bruce blood samples because इसको लगता है कि ये चीज, ये इन्वेंशन जो है, इनको नोबेल प्राइज मिलेगा इस चीज से। Bruce is horrified, but before they can destroy the samples, यहाँ पे आ जाती है अपनी मिलिट्री। Bolonsky desperate for more power, Stearns को जबरदस्ती अपना ब्रूस का ब्लड उसके में इंजेक्ट करने बोलता है। The combination of the serum and the gamma blood turns him into the Abomination, a bigger, bodier and much uglier version of the Hulk. As Stearns is knocked aside, some of the blood drips into a cut of his forehead and his brain starts to pulsate, and this was the setup for him to become the villain, the leader, who we finally see returning in the Captain America Brave New World. Abomination है ना, सब कुछ लेवल करना शुरू करता है। Bruce realizes the only way to stop him is to let the other guy out. हेलीकॉप्टर से कूदी मारता है, slams into the pavement and the Hulk emerges. And यहाँ पे होता है हल्क और इसका बढ़िया वाला शोडाउन। Hulk lets out a legendary Hulk smash. It is a heavy hitting fight that ends up with Hulk nearly strangling Abomination with a chain before Betty stops him and disappears into the night. Ending में we see Bruce in a cabin in British Columbia. He is meditating, his eyes turn green and he smirks. He is not trying to cure it anymore. He is learning to control it. जनरल रॉस यहाँ पे एक बार में बैठे और यहाँ पे एंट्री होती है टोनी स्टार्क की। यहाँ पे टोनी बोलता है, मैंने तेरे को बोला था हार्डवेयर अनरिलायबल है, and mentions they are putting up a team together. It was the first time we saw characters from two different solo movies interact, officially cementing the MCU. This movie is a bit of a black sheep because of the recasting, but the DNA of the Avengers is all over this thing. यहाँ पे होती है हल्क खत्म। शुरू में जो एक चेस सीक्वेंस है मुझे वो अच्छा लगा, वो अच्छा से डायरेक्ट किया हुआ था, मजा आया देख के। आई लव हाउ जैसे वो हल्क बनते जा रहा है, वो एनवायरमेंट भी ग्रीन होते जा रहा है, इसका वो हार्ट रेट मॉनिटर था वो इंटरेस्टिंग था। The writing feels a little bland. They were like unnecessary goons out of nowhere. वो ऐसा लगता है कि हाँ पुरानी मूवी है, पहले लोग ये सब ध्यान नहीं देते। और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी, अभी तक मैंने हल्क को ये करते हुए नहीं देखा था कि ये जो स्क्रीम करता है, इट डिस्टर्ब्स एवरी कॉम इन द एरिया। भाई वो मुझे बहुत सही लगा। The VFX of this movie is इधर उधर था, कुछ कुछ जगह बहुत अच्छा था और कुछ कुछ जगह मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब ठीक है यार 2008 के लिए तो ठीक ही है ये। Although there are some terrifying close-ups of Hulk, भाई बहुत मजा आया वो देख के, मतलब every muscle of his face का डिटेलिंग, वो जो CG एब्स दिए विलन को भाई साहब, वो भी बहुत ही जैकी लग रहे थे। वो सुपर सोल्जर रन मुझे बहुत सही लगा। लोग सिविल वॉर की बात कर रहे हैं, भाई इसमें भी है सुपर सोल्जर वाला रन, भाई मजा आ गया वो देख के। Wake up, Daddy's home. Drop your socks and wear your Crocs because we are getting wet in this one because this is Iron Man 2. Movie is solid entertainer भाई साहब। Iron Man 2 तो एक नंबर मूवी लगती है मुझे। Iron Man का खून जो है वो टॉक्सिक हो चुका है। मूवी में मेजर प्लॉट पॉइंट यही है कि इसको वो टैकल कैसे करेंगे। नताशा रोमानॉफ की एंट्री है इसमें, इलॉन मस्क का कैमियो भी है। He has fame, he has enemies, he is dying slowly। मूवी में इतनी सारी चीजें हैं। ओपनिंग गो स्ट्रेट टू रशिया, मीट इवान वैन को, उसके डैड एंटोन
जॉन वैनको ने हावर्ड स्टार्क के साथ मिलके आर्क रिएक्टर बनाया था, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली गई थी, इसके साथ इसको स्पाई का टैग लगा के डिपोर्ट कर दिया था और यहाँ पे से इसका हो गया था डाउनफॉल, ये कुडंट डू एनीथिंग एंड नाउ ही डाइज। तो फिर बेटा क्या करता है, लेगेसी कंटिन्यू करता है बट विथ रिवेंज। DIY आर्क रिएक्टर बनाता है, इलेक्ट्रिक विप्स बनाता है, भाई मुझे तो ये बहुत ही कूल लगे थे। देयर इज अ पैलेडियम प्रॉब्लम, जो उसको पहली मूवी में मिसाइल से लगा था वो पैलेडियम है, वही पैलेडियम उसको मार रहा है धीरे धीरे। आई एम आयरन मैन बोल दिया दुनिया को, ठीक है। स्टार्क एक्सपो लॉन्च करता है, यहाँ पे उसका वो टैटू बनना भी शुरू हो जाता है गले पे, द हाई टेक क्रॉसवर्ड पजल। योलो मोड में चला जाता है। कट टू हम मोनाको जाते हैं F1 रेस में। F1 रेस है उसका खुद का टीम है, इलॉन मस्क का कैमियो में दिखता है। टोनी डिसाइड्स कि बस मैं ही चलाऊंगा F1 गाड़ी, तो वो चलाता है और यहाँ पे आ जाता है वैनको ऑन ट्रैक, अपने विप्स निकालता है और लिटरली कार्स को स्लाइस कर देता है भाई। द VFX हियर इज रियली गुड, लुक एट जस्ट हाउ हिज क्लोथ्स आर बर्निंग ऑफ। लाइक टोनी पूरा पैनिक मोड में आ जाता है, बोलता सूट ला भाई सूट ला, और यहाँ पे फुल केओस हो रहा है। यहाँ पे होता है एक और सूट अप सीन बढ़िया वाला, Mark 5। यही मूवी में यूएस गवर्नमेंट भी क्वेश्चन करती है टोनी स्टार्क को कि तेरे पास तो वेपन है, तो ये बोलता है नहीं मेरे पास वेपन नहीं है, मैं हूँ आयरन मैन। बस उसके चार्म और विटीनेस से भाई वो पूरा केस जीत लेता है भाई। मतलब यहाँ पे जस्टिन हैमर की भी एंट्री होती है, तो इन लोग का ऐसा सा फुटेज दिखाता है कि तुम लोग मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। यूएस गवर्नमेंट जस्ट गिव्स अप कि मतलब ठीक है यार, अच्छा हेल्प ही कर रहा है तो ठीक है। यहाँ पे आता है न्यू कास्ट रोड्स का, और ये नया एक्टर पूरा एंड तक है, यही है वॉर हैमर। ये तो बढ़िया ही बंदा लगा मुझे, जस्टिन हैमर की एनर्जी भी मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगी। पहली बार कोई जीनियस फुद्दू देखा होगा मैंने। वो वैनको को जेल से निकालता है, ड्रोन्स बनवाता है उससे। मीनवाइल टोनी स्टार्क पेपर पॉट्स को CEO बना देता है। वन फाइन इवनिंग हमें एक नई असिस्टेंट दिखती है, नैटली रशमैन। वो एक्चुअली नताशा रोमनॉफ है, AKA ब्लैक विडो, सेंड बाय निक फ्यूरी। टोनी यहाँ पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले देख रहा है कि हाँ भाई इसकी तो वाट लग गई है, इसको बस थोड़े दिन ही जीना है। तो टोनी फुल अपने बर्थडे पे योलो मोड पे चला जाता है और ही गेट्स ड्रंक, सूट पहनता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डिटेल मुझे लगा कि डीजे वाले का जो लोगो था ना, वो ACDC के लोगो से बहुत ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे एक और चीज मालूम पड़ती है, टोनी हैज अ यूरिन फिल्ट्रेशन सिस्टम, वो ड्रिंकेबल पानी बन जाएगा। घर पे रेव पार्टी शुरू होती है, ग्लास उछाल के सब तरबूजे ब्लास्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे एंट्री होती है जेम्स रोड्स की। पहनता है वो आयरन मैन का सिल्वर वाला सूट। ओहो रोड्स बस एक बार बोलता है, पार्टी पूरा खाली, बाहर आ जाते हैं सब। और यहाँ पे शुरू होता है आर्मर वॉर वाला, देख के भी बहुत मजा आया। इस बैकग्राउंड में डैफ्ट पंक एंड में दोनों हाथ ऊपर करते हैं, और यहाँ पे होता है बू। एंड में टोनी रोडी को सूट लेके जाने देता है क्योंकि आई डोंट नो, ही अर्नड इट, वो जीत गया है फाइट में। आई डोंट नो, कुछ क्लियर कंक्लूजन नहीं था इसमें कि कौन जीता। एंटर शील्ड इंटरवेंशन। निक फ्यूरी टोनी को बैठाता है तो बोलता है कि तू प्रॉब्लम है पर तू यूजफुल प्रॉब्लम है भाई। नताशा का पहला लुक रिवील होता है, हम तेरे को एक टेम्परेरी सोल्यूशन दे रहे हैं जब तक तू काम कर सके। हावर्ड स्टार्क उसके पप्पा की पुरानी फाइल्स दे देता है और बोलता है कि नहीं तू इसको जांच कर और तू नया एलिमेंट बना। और यहाँ पे टोनी स्टार्क शुरू करता है अपना काम। हावर्ड स्टार्क की सारी चीजें देख रहा होता है, पप्पा ने एक नया एलिमेंट का ब्लूप्रिंट छुपा रखा है 1974 स्टार्क एक्सपो के मॉडल में। द बेस्ट सीन फॉर मी इन दिस मूवी इज द AR प्रोजेक्शंस भाई। The proposed element should serve as a viable replacement for palladium. टोनी क्या करता है, सिंपल लिविंग रूम में पार्टिकल एक्सेलरेटर बना लेता है। यहाँ पे बैकग्राउंड में कैजुअली यूज कर रहा है कैप्टन अमेरिका की शील्ड को प्रोटोटाइप के लिए, ऐसा मतलब लेवल करने के लिए। और यहाँ पे फाइनली बनाता है वो एक नया एलिमेंट जिससे उसका टॉक्सिसिटी सॉल्व हो जाता है। टोनी इज नाउ बैक इन द गेम। अब होता है फाइनल एक्ट शुरू। जस्टिन हैमर ने जो वैनको को हायर किया था, वैनको उसे धोखा दे देता है और उसे बोलता है कि नहीं इसमें ड्रोन्स नहीं चाहिए, इसमें ह्यूमंस नहीं चाहिए, ड्रोन्स बेटर है। और यहाँ पे इसको चकमा दे के ये खुद ही अपना काम करवाना शुरू कर देता है। स्टार्क एक्सपो में जस्टिन हैमर प्रेजेंटेशन दे रहा है और यहाँ पे वैनको कर लेता है हैक सारे पूरे आर्मी को, ठीक है। यहाँ पे वॉर हैमर भी होता है। यहाँ पे टोनी आ जाता है और टोनी को सारे बॉट्स टारगेट कर लेता है, बाकी सबको बचाने के लिए वो उड़ जाता है। उड़ते उड़ते ये सब गन वन चला रहे, सब ऐसा कांच वांच गिर रहा है नीचे। बहुत ही बढ़िया चेस सीक्वेंस हो रहा है, यहाँ पे मजा आ गया ये देख के। मीनवाइल ब्लैक विडो गोज फुल असैसिन मोड। बढ़िया फाइट कोरियोग्राफी है। यहाँ पे ब्लैक विडो सबको खत्म कर देती है, मीनवाइल हैप्पी बस एक बंदे को खत्म करता है। फाइनल टेक डाउन पे आते हैं हम। ऐसा कहाँ बनाते हैं आजकल मार्वल वाले। ये लोग एक ग्लोब के अंदर आते हैं और यहाँ पे होता है बहुत ही बढ़िया वाला क्लाइमैक्स।
हैमरॉइड सीन इज जस्ट टू गुड. फाइटिंग कोरियोग्राफी अव्वल नंबर है भाई. द होल लेजर थिंग, वो जो सिर्फ एक ही बार कर सकता है, एक एक पंच ऐसा समझ में आ रहा है कि हाँ किसको कहाँ क्या जा रहा है. एंड व्हेन वैनको अराइव्स, द एक्स वाइफ डजंट वर्क, जो हैमर इंडस्ट्री की बनाई हुई है. चाइना कमाल बोलते हैं ना, वैसे ही हैमर टेक. यहाँ पे वैनको की एंट्री हो चुकी है, ठीक है, पर यहाँ पे ना मुझे थोड़ा और चाहिए था यार, थोड़ा कुछ और करते ना मजा आता. इसका बहुत जल्दी खत्म कर दिया. विप्लैश करता है, ये दोनों को पकड़ता है. फाइनल ब्लो भी मुझे बहुत सही लगा. पहले जो टोनी और रोड्स फाइट किए थे कि डबल रिपल्सर ब्लास्ट जो करते हैं, वो वाला सीन वापस से रिपीट किया और बहुत बढ़िया से उसको खत्म कर दिया. हर आयरन मैन मूवी की तरह ये मूवी भी धमाके के साथ खत्म हो जाती है. ब्लैक विडो को भेजा गया था निक फ्यूरी ने टू एवेल्युएट आयरन मैन, पर आयरन मैन अप्रूव हो जाता है, पर टोनी स्टार्क अप्रूव नहीं होता. टू रेकलेस, टू अनस्टेबल, सो ऑफिशियली एवेंजर्स वो ज्वाइन नहीं कर सकता, तो उसको कंसल्टेंट का जॉब दे देते हैं. ये सब चीजें मैं भूल गया था भाई. पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चलता है कि देयर इज अ बिगर यूनिवर्स इनकमिंग. फिल कॉल्सन न्यू मैक्सिको जाता है और सामने दिखता है हमें एक हथौड़ा, म्योनीर. ऑफिशियली मार्वल ने इंट्रोड्यूस कर दिया है थॉर को. आयरन मैन 2 थोड़ी मेसी है, थोड़ा केओटिक है, बट एमसीयू बिल्डिंग के लिए सुपर इंपॉर्टेंट. यहाँ पे एक ईस्टर एग दिखा मुझे, बैकग्राउंड में अफ्रीका पे एक सर्कल किया हुआ है. आयरन मैन 2 में वकांडा टीज हो गया था, मेरे को नहीं मालूम था ये चीज. लेट्स गो टू द नेक्स्ट मूवी, 2011 का थॉर. सबसे पहले बात करते हैं एसगार्ड रिवील की. गोल्डन स्ट्रक्चर्स, कॉस्मिक वाइब्स और एकदम मिथोलॉजिकल स्केल पे बताया गया है. ये वो मोमेंट था जहाँ पे एमसीयू ने बोला कि नहीं भाई, हम फुल फैंटेसी भी कर सकते हैं. ये कहानी है दो भाइयों की, थॉर और लोकी. फर्स्ट सीन से ही इतना क्लियर इनका पर्सनालिटी डिफरेंस. थॉर थोड़ा लाउड है, इंपल्सिव है, एक्शन पहले लेता है, सोचता बाद में. लोकी काम है, कैलकुलेटेड है, पर अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है इसका, और यही कॉन्फ्लिक्ट पूरा मूवी को ड्राइव करता है. हम स्टार्ट करते हैं एक हिस्ट्री लेसन से. 1965 एडी में फ्रॉस्ट जाइंट्स ने अर्थ को आइस एज में डालने की फिर से कोशिश की थी. ओडिन एंड एसगार्डियंस आए यहाँ पे, अर्थ को बचाया, उन्होंने उन्हें हराया और उनका पावर सोर्स ले लिया. कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स बोलते हैं उसको, सेम जगह जहां टेसरेक्ट मिलता है. प्रेजेंट डे थॉर का कोरोनेशन होने वाला है. बंदा एक्साइटेड है लेकिन थोड़ा ज्यादा ही ईगो में है. फ्रॉस्ट जाइंट्स अटैक कर देते हैं यहाँ पे, जो सीक्रेटली लोकी ने ही अंदर आने दिया है. थॉर को गुस्सा आता है और बिना सोचे समझे वो योटेनहाइम पे अटैक कर देता है. अपनी टीम के साथ बहुत ही इंपल्सिव डिसीजन लेता है. सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है और लास्ट मोमेंट पे ओडिन को आके उसको बचाना पड़ता है. उसके बाद आता है सॉलिड सीन. ओडिन को रियलाइज होता है कि थॉर अभी भी वर्दी नहीं है किंग बनने के, तो अभी उसको किंग नहीं बनाएंगे और इसको बैनिश कर देंगे. क्लासिक डैडी एनर्जी भाई. उसमें पावर है पर अभी भी थोड़ा विजडम का कमी है. म्योनीर पे स्पेल डालता है और थॉर को अर्थ पे बैनिश कर देता है. थॉर अर्थ पे लैंड करता है और सीधा गाड़ी से टकरा जाता है. एंटर जेन फॉस्टर, डार्सी और सेल्विग. यहाँ पे होता है टोन चेंज मूवी का. थॉर अर्थ के तौर तरीके सीख रहा है. मीनवाइल शील्ड वहाँ पे वो हैमर जहाँ पे गिरा है उसके अराउंड बेस बना देता है. और इसी मूवी में हॉकाई का भी कैमियो है. थॉर को पता चलता है कि हैमर यहाँ पे, तो वो निकल पड़ता है हैमर लेने. लो मोशन सीन्स है यहाँ पे, फुल सबको मारते दौड़ते पहुंचने वाला होता है. बिल्डअप हो रहा है कि अभी जाके उठाएगा वो हैमर, पर जब वो म्योनीर उठाने जाता है तो कुछ नहीं होता भाई, उठा ही नहीं पाता, बिकॉज ही इज नॉट वर्दी. भाई साहब एक नंबर. यहाँ पे तो समझ में आता है कि स्ट्रेंथ से ज्यादा वर्थ मैटर करता है. सेल्विग उसे बाहर निकालता है डोनाल्ड ब्लेक के नाम से. कॉमिक रेफरेंस है, नाइस टच, क्योंकि कॉमिक्स में जो है डोनाल्ड ब्लेक जो है वो एक्चुअली थॉर का नाम रहता है अर्थ पे. एसगार्ड में लोकी को सच पता चलता है, वो एक्चुअली एक फ्रॉस्ट जाइंट का बेटा है. ओडिन ने उसे अडॉप्ट किया था. आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू होती है यहाँ पे. ओडिन चला जाता है, ओडिन स्लीप में लोकी थ्रोन ले लेता है और थॉर को मिलने आता है अर्थ पे, और यहाँ पे उसको झूठ बोल देता है कि ओडिन मर चुका है. आर गुड लोकी. फिर वो डिस्ट्रॉयर भेजता है अर्थ पे थॉर को खत्म करने के लिए. डिस्ट्रॉयर आता है और पूरा एरिया डिस्ट्रॉय कर देता है. जस्टिस लीग में था उसका बेटा लग रहा है डिस्ट्रॉयर. थॉर जो अब पावरलेस है वो फाइनली समझता है अपनी गलती. वो खुद को सैक्रिफाइस करता है और बोलता है इन लोगों को कुछ मत कर, पर तू मुझे मार दे. और यही मोमेंट पे वो वर्दी बन जाता है, क्योंकि वो वाइज हो चुका है. वो खुद की जान सैक्रिफाइस कर रहा है दूसरे. लाइटनिंग वापस आती है, सूट वापस आता है और थॉर फुल गॉड मोड में डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय कर देता है. थॉर एसगार्ड वापस आता है और देखता है कि लोकी योटेनहाइम को डिस्ट्रॉय करने वाला है बायफ्रॉस्ट के थ्रू. थॉर को एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है और वो बायफ्रॉस्ट तोड़ देता है, नोइंग कि अब वो जेन से कभी नहीं मिल पाएगा. लोकी गिर जाता है अबीस में. थॉर फाइनली एक्सेप्ट करता है कि वो अभी किंग बनने के लायक नहीं है. पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी और सेल्विग मिलते हैं. टेसरेक्ट रिवील होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में लोकी दिखता है. टियर लिस्ट बनाएंगे एंड ऑफ द सीरीज, अब देखेंगे सब सारी चीजें कहाँ जा रही है. कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 में आई थी ये मूवी. वी स्टार्ट इन अ प्रेजेंट डे वेयर साइंटिस्ट्स फाइंड अ मैसिव crashed wing shaped aircraft burned in the Arctic. Inside they find a red, white and blue colored shield frozen in time.
Flashback to 1944, Johann Schmitz, the head of Hydra. Hydra is basically the Nazi का science division, invades a church in Norway to steal a jewel from Odin's treasure room, the Tesseract. इसकी ये बढ़िया लंबी वाली गाड़ी है भाई। पूरी मूवी में ये गाड़ी के शॉट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। Schmitz uses the cube's energy to power futuristic weaponry. नाजी कॉर्पोरेशन से वो निकल जाता है और वो अपना ही डोमिनेशन 2 चालू कर देता है। Cut to next, meet Steve Rogers. He's a skinny kid with a list of health problems, but he has the heart of a lion. He keeps trying to enlist for World War II using fake IDs because he doesn't like bullies. To make 6-foot Evans look like skinny Steve, the VFX team used a combination of shrinking him digitally and using a larger body double. It's still some of the most impressive de-aging style work in the MCU. Cut to Dr. Abraham Erskine यहाँ पे नोटिस करता है स्टीव के हार्ट को during an enlistment attempt and recruits him for the Strategic Science Reserve, that is SSR. स्टीव अपने आप को प्रूव करता है ट्रेनिंग में, not by being the strongest but by jumping on a dummy grenade to save his squad. ब्रुकलिन के एक सीक्रेट लैब में स्टीव को इंजेक्ट किया जाता है सुपर सोल्जर सीरम से। Blasted with Vita rays, he emerges as a peak human specimen. ट्रेजेडी यहाँ पे स्ट्राइक होती है और यहाँ पे वो हाइड्रा का स्पाई होता है, वो डॉक्टर अब्राहम को निपटा देता है, लीविंग स्टीव एज द ओनली सुपर सोल्जर एवर मेड। उसके बाद वो इसको पकड़ तो लेता है पर वो साइनाइड खा के अपने आप को खत्म कर देता है। कट टू गवर्नमेंट स्टीव को कैसे यूज करती है एज अ मैस्कॉट, wears a goofy spandex suit and sells war bonds under the name Captain America. Steve finds out his best friend Bucky Barnes has been captured by Hydra. वो कर्नल चेस्टर फिलिप का ऑर्डर नहीं मानता है और वो उसके रेस्क्यू के लिए निकल लेता है और कर्नल चेस्टर इज प्लेड बाय वेरी गम्पी टॉमी ली जोन्स। बढ़िया एक्टिंग की है इन्होंने। स्टीव गोज ऑन अ सोलो रेस्क्यू मिशन विद द हेल्प ऑफ पेगी कार्टर एंड हावर्ड स्टार्क। ये दोनों भी है मूवी में। हावर्ड स्टार्क यंग वाला है इसमें। ही सेव्स बकी एंड हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर, ऑफिशियली अर्निंग हिज प्लेस एज अ रियल हीरो। उसका गियर अपग्रेड भी मिलता है उसको एक सर्कुलर शील्ड मिलता है मेड ऑफ वाइब्रेनियम, द रेयरेस्ट मेटल ऑन अर्थ। स्टीव और उसके हाउलिंग कमांडोज महीनों बिताते हैं dismantling Hydra bases, but during one mission on a high-speed train, Bucky falls from a cliff. This is the moment that defines Steve's guilt for decades. But as we know, no one stays dead in comics forever. यहाँ पे final fight आती है, Steve corner कर लेता है Red Skull को in his massive bomber plane, the Valkyrie, which is headed for New York with WMDs. During the fight, the Red Skull touches the Tesseract with his bare hands. यहाँ पे पोर्टल खुलता है, stars और ये सब full, और उसको वो उड़ा के ले जाता है और rather teleports him straight to Vormir, as we will find out years later. The Tesseract burns to the floor and falls into the ocean. City को बचाने के लिए Steve realize करता है he has to crash the plane into the Arctic. His final words are to Peggy, promising her to a dance next Saturday at the Stork Club. Steve wakes up in a 1940s hospital room, but something feels off. He realizes the radio broadcast is a recording of a game he actually attended. He breaks out into the modern day Times Square and is surrounded by shield SUVs. यहाँ पे निक फ्यूरी आता है, उसको अप्रोच करता है, उसे बोलता है कि you have been asleep for nearly 70 years. स्टीव का एक ही रिस्पॉन्स रहता है, I had a date. तुम सोचो भाई, तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो जाएगा, तुम सोए और तुम 70 साल बाद उठे। एंड दैट्स हाउ द फर्स्ट एवेंजर वाज बोर्न। इट्स अ क्लासिक वॉर मूवी विद अ सुपर हीरो। हावर्ड स्टार्क को टेसरेक्ट फिर से मिल जाता है ओशन में से, वो लोग निकाल के लाते हैं। बट इन द होल मूवी डिड यू नोटिस दैट रेड स्कल इज मिस्टर एंडरसन फ्रॉम मैट्रिक्स। द वीएफएक्स ऑन आयरन मैन इज ऑन अनदर लेवल, पर इसमें थोड़ा बहुत कमी लगी मुझे। क्लाइमैक्स वाज लाइक मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा। पेगी की परफॉर्मेंस में भी मुझे थोड़ा बहुत मजा नहीं आया, बट थोड़ा कमी लगी मुझे। बंदी क्लाइमैक्स में नहीं रो पा रही थी भाई। Now let's move on to the last movie of Phase 1, अंगारे बने शोले उर्फ एवेंजर्स 2011 वाली। आई एम नॉट किडिंग भाई, ये हिंदी के ऑफिशियल पोस्टर पे लिखा हुआ है। मूवी शुरू होती है एक बैंक से एक रिमोट शील्ड फैसिलिटी में। द टेसरेक्ट स्टार्ट्स एक्टिंग अप। सडनली एक पोर्टल खुलता है, यहाँ पे आता है लोकी। यहाँ पे एक ग्लोइंग सेप्टर यूज करता है टू ब्रेन वॉश क्लिंट बार्टन, हॉकाई जो था, और डॉक्टर एरविक सेल्विक थॉर वाला। स्टील्स द क्यूब एंड लेवल्स द एंटायर बेस व्हाइल मेकिंग अ क्लीन getaway. Nick Fury को realize होता है कि he can't handle this alone. Sends out the recruiters. Black Widow finds Bruce Wayne in India. यहाँ पे आता है मार्क रफेलो का legendary debut. यहाँ पे मुझे कैलकाटा के शॉट्स अच्छे लगे। ये सेट बनाया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर बहुत मेहनत दिखती है, मेहनत दिखती है। यहाँ पे आती है टोनी की एंट्री। एवेंजर्स का VFX सारे मूवीज से बहुत अच्छा था। ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें बहुत साल लगाए हुए हैं VFX के। हम लोग को मालूम था कि न्यूयॉर्क जो है पूरा 3D में बनाया है इन्होंने। यहाँ पे बढ़िया वाली फ्लाइट लेके आता है एवेंजर्स टावर्स में, और यहाँ पे एकदम कूल तरीके से चलते चलते उसका पूरा सूट निकल रहा है। भाई साहब,
एजेंट फिल इंटरप्ट करता है टोनी और पेपर की डेट नाइट एट द न्यूली फिनिश्ड Stark Tower. It's funny how Tony still didn't know Coulson's first name was Phil and not Agent. He still doesn't like to be handed things. He takes a look at the new Avengers and he takes awful lot longer to look at Steve Rogers. Fury hits the gym to find Steve Rogers who is still literally punching the daylight out of Sandbag. और यही सीन अपने को कैप्टन अमेरिका के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था. And by the way, this has like an IMAX aspect ratio. बहुत मजा आया भाई देखने में. लोकी का ये ट्रांजिशनल VFX शॉट बहुत अच्छा है. और यहाँ पे मुझे बहुत फनी लगा ये एल्फ है ना, ये लोकी से बात करते करते इधर उधर हाथ लगा रहा है और मतलब ऐसे की बात कर रहा है यार, अच्छे से खड़े होकर बात करना. यहाँ पे होता है टीम का रीयूनियन हैरी कैरियर में. एंड दिस राइड इज प्रीटी cool. It's a ship, it flies, it gets invisible. इसका तो जो 3D मॉडलिंग है वो भी बहुत सही लगा मुझे. द टीम ट्रैक्स लोकी टू जर्मनी. लोकी डिमांड करता है लोगों को कि झुको मेरे सामने. यहाँ पे कैप्टन अमेरिका आ जाता है. टोनी की एंट्री होती है अनसरप्राइजिंगली AC/DC के शूट टू थ्रिल से एंड दे टेक लोकी इनटू कस्टडी. प्लेन में हमला कर देता है थॉर. ड्यूरिंग द एस्कॉर्ट बैग थॉर लिटरली क्रैशेस द पार्टी स्नैचिंग लोकी फ्रॉम द जेट. स्टार्क उसके पीछे जाता है और यहाँ पे होती है द बिग ट्रियो की हाथापाई. यहाँ पे थॉर उसका सूट चार्ज कर देता है अप टू 400%. टोनी इतना स्मार्ट है कि ये आगे जाके बहुत ही बढ़िया वाला अटैक बनाता है. फिर कैप्टन अमेरिका भी यहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि तुम लड़ो मत. फिर यू फाइनली सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ वाइब्रेनियम शील्ड मीट्स एन एसगार्डियन हैमर. स्पॉइलर, इट मेक्स अ वेरी लाउड नॉइज. फाइनली वो हेली कैरियर पे पहुंचते हैं और टोनी यहाँ पे आता है और अपना हैंड जेस्चर्स जाविस को एक्टिवेट करता है. ही हैक्स द एंटायर शील्ड डेटाबेस as soon as he enters it, a reason why Fury didn't want him there. टोनी ब्रूस बैनर से मिलता है और ये सीन में अपने को रियलाइज होता है कि टोनी इज द ओनली वन who truly understands Banner's problem of dual personality. स्टीव रॉजर्स और हावर्ड स्टार्क का केमिस्ट्री अलग था. स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क का केमिस्ट्री बहुत अलग है भाई. टोनी एंड स्टीव आर एट ईच अदर्स नेक और आता है टोनी और स्टार्क के बीच का बैंटर. और फिर यहाँ पे लोकी जो है वो पूरे शिप में ना वो थोड़ा अपना हेटफुल सा जो है ना वो ऑरा जो है वो सबको फैला देता है और सब झगड़ा करने लगते हैं. इसी का फायदा वो ब्रेन वॉश्ड सोल्जर्स उठाते हैं और लेड बाय हॉकाई ये पूरा हमला कर देते हैं हेली कैरियर पे. ट्रेजेडी स्ट्राइक्स व्हेन लोकी एस्केप्स एंड किल्स डॉक्टर फिल कॉल्सन. फ्यूरी यूजेस कॉल्सन्स ब्लड स्टेन्ड कैप्टन America's trading cards to manipulate the team into finally working together. It's the push they needed to stop being individuals and start being a team. His death was the key for them to reunite. अभी Invincible भी खत्म किया है तो मैंने निक फ्यूरी और सीसिल के आइडियोलॉजीज में थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत एक ही लाइन पे चलते हैं दोनों. आता है फाइनल क्लाइमैक्स. लोकी opens a massive wormhole over the Stark Tower using the Tesseract. A little army of Chitauri and giant flying leviathans मैनहट्टन में वार्म होल के थ्रू घुस रहे हैं. यहाँ पे बढ़िया फाइट सीन शुरू होता है. फुल धमाचकड़ी मची हुई है. आइकॉनिक सर्कलिंग शॉट आता है एवेंजर्स का. ऑल 6 हीरोज स्टैंडिंग टुगेदर इन द wreckage of Grand Central. Captain takes the charge, giving everyone orders. His best one, Hulk. Smash. वो प्यूनी गॉड वाला सीन जहाँ पे लोकी बात कर रहा होता है. दिस सीन वाज सो पॉपुलर इन टेस्ट स्क्रीनिंग्स दैट दे रिपोर्टेडली हैड टू एक्सटेंड द साइलेंस आफ्टरवर्ड बिकॉज ऑडियंसेस वर लाफिंग टू लाउड टू हियर द नेक्स्ट लाइंस. द वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल जो फ्यूरी के भी ऊपर होते हैं, यही वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करती है कि न्यूयॉर्क पे न्यूक गिरा देते. टोनी प्रूविंग स्टीव रॉन्ग अबाउट नॉट बीइंग द गाय टू ले डाउन ऑन अ वायर. ही कैचेस द मिसाइल, ही फ्लाइज इट थ्रू द वर्म होल एंड स्लैम्स it into the Chitauri mothership. इसके सूट में से सारा पावर चला जाता है. He falls back to earth, barely making it through the portal closes. Hulk यहाँ पे उसको पकड़ लेता है and Tony wakes up with one request. शावरमा. The aftermath of this movie is पूरी दुनिया को पता है सुपर हीरोज हैं. Thor takes Loki and the Tesseract back to Asgard and team goes their separate ways for now. Mid credit scene में ये we see the other talking to his master about the failed invasion, saying that to challenge human is to quote death. थैनोस का पहला एंट्री. पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ नहीं है, वो फेमस शावरमा वाला सीन है. इसका भी फन फैक्ट जानना है. द सीन वाज एक्चुअली फिल्म्ड आफ्टर द वर्ल्ड प्रीमियर. क्रिस एवंस हैड ग्रोन अ बियर्ड फॉर अनदर मूवी, सो ही इज वेयरिंग अ प्रोस्थेटिक जॉ, होल्डिंग हिज फेस इन हिज हैंड द होल टाइम टू हाइड इट. एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई ही डजंट ईट इन द होल ग्रुप. आई नो इट्स एन एवेंजर मूवी बट इट फील्स मच मोर वर्कड ऑन देन एनी फिल्म्स इन दिस फेज. पूरे न्यूयॉर्क वाला सीन का VFX तो मतलब सालों लग गए होंगे इनको. 7th 8th से मैं ILM में देख रहा हूँ. मुझे आई वाज सो फैसिनेटेड अबाउट
VFX इन द मूवीज कि मुझे जानना था कि ये लोग करते कैसे हैं। तो ILM वाले वीडियोस अपलोड करते थे कि हाउ इट लाइक सारा पूरा BTS दिखाते थे। आई यूज्ड टू डाउनलोड द वीडियोस, मैं कंप्यूटर में PC में लग देता था और मेरे दोस्त लोग आते थे, आई यूज्ड टू शो इट टू माय फ्रेंड्स आल्सो। या ये सेम है, चाइल्डहुड से मेरा सेम है भाई। द VFX ऑन द एवेंजर्स वाज ऑन अनदर लेवल। यहाँ पे खत्म होता है फेज 1 MCU का। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन इन फेज 2। 6 वीडियो आएंगे, 6 फटाफट डालूंगा मैं। सपोर्ट करने के लिए प्लीज लाइक करे और सब्सक्राइब मारे। थैंक यू सो मच।